मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण क्यों नहीं किया? अपने 300 वर्षों के शासन के दौरान मुगलों ने नेपाल पर कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। क्या थी इसकी वजह? मुगल सल्तनत की भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरी छाप है। अपने करीब 300 वर्षों के शासन के दौरान मुगलों ने भारत और इसके आसपास के एक बड़े भूभाग पर राज किया। उन्होंने अपनी सल्तनत को दक्षिण भारत में भी फैलाने की कोशिश और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। लेकिन 3 सदी तक शासन करने के बावजूद मुगलों ने कभी नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, जिससे उत्तर भारत की सीमा लगती है। मुगलों ने मैदानी भाग पर कब्जे के लिए राजपूतों और मराठाओं से लगातार संघर्ष किया। ऐसे में उनका कभी नेपाल का रुख नहीं रहा, क्योंकि नेपाल की सामरिक और व्यापारिक नज़रिए से अपनी एक खास अहमियत थी। मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में माना जा सकता है कि उनका ज़्यादातर वक्त आसपास के राजाओं से संघर्ष में बीता, इसलिए उन्हें नेपाल जैसे देश पर आक्रमण का समय नहीं मिला होगा। लेकिन अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सल्तनत काफ़ी ताकतवर और स्थिर थी। वे नेपाल पर अधिकार जमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश तक नहीं की। मुगलों के नेपाल पर आक्रमण न करने की वजह जानने से पहले उन 2 मुस्लिम शासकों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास किया था। नेपाल पर पहली बार हमला किया बंगाल के शमशुद्दीन इलियास शाह ने सन 1349 में। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पीछे हटना पड़ गया। फिर 18वीं सदी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन मीर कासिम का हमला बुरी तरह नाकाम रहा। नेपाली गोरखाओं ने उसे आसानी से खदेड़ दिया। नेपाल पर हमला करने में सबसे बड़ी बाधा थी उसकी भौगोलिक स्थिति। दुनिया की शीर्ष 10 पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है, जो उसे कुदरती किला बना देती हैं। मुगल सेना की जान हाथी, घोड़े और ऊंट थे, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर इन जानवरों को ले जाना, वो भी युद्ध के साजो सामान के साथ, काफ़ी मुश्किल काम था। हिमालय की जमा देने वाली ठंड से निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुगल सैनिकों को इस तरह के मौसम में लड़ने का तजुर्बा नहीं था। बंगाल के सुल्तान शमशुद्दीन ने जब नेपाल पर हमला किया था, तब उसकी सेना को भी घाटी की सर्दी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके सैनिक मलेरिया और दूसरी बीमारियों के शिकार हो गए और उसे जल्द ही नेपाल छोड़कर वापस भागना पड़ा। नेपाल को जीतना आर्थिक तौर पर ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि नेपाल कोई बेहद गरीब मुल्क था। काठमांडू की वास्तुकला और बुनियादी ढांचे से उसकी समृद्धि का पता चलता है। साथ ही वह उस वक्त प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी था। लेकिन इस आर्थिक संपन्नता के बावजूद नेपाल पर आक्रमण घाटे का सौदा था, क्योंकि जितना धन वहाँ से मिलता, उससे अधिक युद्ध की तैयारियों पर खर्च हो जाता था। मुगलों को नेपाल की ओर से कोई खतरा नहीं था जिससे वे उस पर आक्रमण करते। उल्टे नेपाल ने तिब्बत में मुगल व्यापार के फलने फूलने की राह खोली। उन पर हमला करने से तिब्बत के साथ मुगल व्यापार को जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचता। किसी हमले का प्रभाव तिब्बत के साथ उसके व्यापार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि लद्दाख और हिमालय क्षेत्र के अन्य राज्यों में मुगल अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता। एक अंदाजे के मुताबिक अपने चरम पर मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी अधिक थी। इससे भारतीय, अरबी, अफ़गानी और ईरानी के साथ यूरोपियन लोग तक शामिल थे। ऐसे में उनके लिए सारी परेशानियों को दरकिनार करके नेपाल को जीतना बाएं हाथ का खेल होता। लेकिन मुगल
हर चीज़ को रणनीतिक नज़रिए से देखते थे। जब तक कोई राज्य उसके लिए उपयोगी ना हो, वे उस पर अपना समय, शक्ति और दूसरे संसाधन बर्बाद नहीं करते। अगर मुगल सारा जोखिम उठाकर नेपाल को जीत भी लेते तो भी उसके लिए वहां अपनी सत्ता को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले पहाड़ी लोग थे। वे मुस्लिम शासक के खिलाफ आखिर में विद्रोह कर देते हैं। अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों का अधिकतर वक्त विद्रोह को दबाने में ही बीता, लेकिन नेपाल का विद्रोह दबाने में उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ दोबारा सैन्य सहायता भेजने के लिए भी पहले की तरह परेशानियाँ उठानी पड़ती। भारत और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच होने के बावजूद नेपाल ने अपनी मूल पहचान बनाकर रखी है। उस पर किसी आक्रमणकारी संस्कृति की छाप नहीं दिखती है, जो भारत देश में आसानी से नज़र आ जाती है। ऐसे में अक्सर दावा किया जाता है कि गोरखा साम्राज्य और उसके सैनिक काफ़ी बहादुर थे। उनके खौफ की वजह से किसी ने उन पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन हकीकत में नेपाल ने ऐसी कोई जंग ही नहीं लड़ी जिसने उनकी बहुप्रचारित बहादुरी का कड़ा इम्तिहान लिया हो। नेपाल का सबसे मजबूत पक्ष असल में उसकी भौगोलिक स्थिति ही थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी पूरे नेपाल को जीतने की आफत नहीं उठाई। 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने नेपाल के सबसे लाभदायक हिस्से पर कब्जा किया। उनका भी यही मानना था कि पूरे नेपाल को जीतने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें लाभ कम होगा, नुकसान ज़्यादा। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।